हेलो क्लास 11th, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज हम सॉल्व करने वाले हैं जेनिथ गुरु नेक्स्ट स्टेप का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, एंड पेपर कोड क्या है? ZZ202425 11th केमिस्ट्री 01। लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था दैट वाज 00 आवर सैंपल टेस्ट। एंड चैप्टर कौन कौन से रहेंगे यहाँ पे? थर्मोडायनेमिक्स के आपको 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, इक्विलिब्रियम के भी आपको 10 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। सो आई होप कि आप सबको मेरी वॉइस आ रही होगी। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो ऑलरेडी आप ये टेस्ट दे चुके हैं, राइट? एंड आई होप कि आपका टेस्ट बहुत अच्छा गया होगा। और अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। जिन भी स्टूडेंट्स को डाउट है किसी भी क्वेश्चन में वो इस वीडियो से सॉल्व कर सकता है। प्लस जिन स्टूडेंट्स ने ये टेस्ट नहीं दिया है वो नेक्स्ट टेस्ट किस तरीके से दे सकते हैं वो मैं आपको एंड में बताऊंगी। ओके, सो सबसे पहला है हमारा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी कैन नॉट बी यूज टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे स्टेट ऑफ अ सिस्टम को डिस्क्राइब नहीं करती है? ऑप्शंस आर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर या फिर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यस, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 1 विच ऑप्शन इज करेक्ट? देखो, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, ठीक है, या फिर अगर हम अमाउंट के बारे में बात करें तो ये सब के सब, प्रेशर है, ये सब के सब स्टेट ऑफ अ सिस्टम को डिफाइन करते हैं। बट जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ये डिस्क्राइब नहीं करता है स्टेट ऑफ अ सिस्टम को। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, when work is done on or by the system there is a change in। जब सिस्टम पे या फिर सिस्टम के द्वारा काम किया जाता है तो यहाँ पे किस में चेंज देखने के लिए हमको मिलेगा? एक्सटर्नल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एडियाबैटिक एनर्जी या फिर आइसोथर्मल एनर्जी। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और वर्क इज डन बाय द सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है? देखो, चाहे वर्क इज डन ऑन द सिस्टम कर लूँ, ऑन द सिस्टम या फिर बाय द सिस्टम, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या तो एनर्जी रिलीज होगी, राइट? या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या तो एनर्जी रिलीज होगी। तो बेसिकली यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है? एनर्जी के बारे में बात की जा रही है, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली इंटरनल एनर्जी के बारे में बात की जाती है। ठीक है, किसके बारे में बात की जाती है? इंटरनल एनर्जी के बारे में बात की जाती है। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी में चेंज हमें देखने के लिए मिलेगा। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, in an adiabatic process the work done is 50 kilojoule, what is the internal energy? so adiabatic process का क्या मतलब है? जहां पे हीट का ट्रांसफर एकदम जीरो है। ठीक है, adiabatic और इंटरनल एनर्जी का क्या रिलेशन है? डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। अगर ये डायबिटिक कंडीशन है, ठीक है, अगर ये डायबिटिक कंडीशन है तो यहां से हमसे क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज इट्स इंटरनल एनर्जी इन डायबिटिक प्रोसेस। तो डायबिटिक प्रोसेस में क्या हो जाता है? क्यू हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? जीरो। यस, क्यू हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो। हीट में कोई भी चेंज नहीं है। वर्क इज डन, क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी इन डायबिटिक प्रोसेस, क्यू हमारा जीरो है। वर्क डन और यहाँ पे इंटरनल एनर्जी इक्वल हो जाएंगे। इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन। ठीक है, इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पे इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन। हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन। मतलब जो भी यहाँ पे आपने वर्क डन ले रखा है उसका अगर आप माइनस कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा? इंटरनल एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर 50 किलो जूल है तो कितना हो जाएगा? माइनस 50 किलो जूल हो जाएगा। फॉर क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, when an ideal gas is compressed, जब हम आइडियल गैस को कंप्रेस करेंगे in a piston using 5 atm of pressure through a 50 meter cube of a volume, तो हमें वॉल्यूम दे रखा है 50 मीटर और हमें प्रेशर दे रखा है दैट इज 5 atm। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन? तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम? वर्क डन इज इक्वल टू
यस, वर्क डन का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है बताएंगे फटाफट से। चेंज इन वॉल्यूम एंड चेंज इन प्रेशर की अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, चेंज इन वॉल्यूम एंड चेंज इन प्रेशर। सो वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू वी, ठीक है, डेल पी वी, तो W इज इक्वल टू 5 इंटू 50, 5 5 जा 25, यानी कि 250 न्यूटन मीटर। कितना हो जाएगा यहाँ पे वर्क डन, 250 न्यूटन मीटर। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, कौन सा इसमें से इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे पता करते हैं, देखो दो प्रॉपर्टी के बारे में हमने चैप्टर में पढ़ा था, वन इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड अनदर वन इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब ये होता क्या है, यस, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट, विच डज नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के अमाउंट पे या फिर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, राइट। तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, एंथैल्पी यानी कि एनर्जी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, इंटरनल एनर्जी भी किस पे डिपेंड करती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो ये सब क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। फॉर क्वेश्चन नंबर 5 विच ऑप्शन इज करेक्ट, कलर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, क्लियर है। तो वॉल्यूम, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी बेसिकली ये सारे के सारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम, एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये सारे के सारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बट कलर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द डिफरेंस इन हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम एंड प्रेशर। हीट कैपेसिटी ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम एंड प्रेशर, यस, क्या होता है हीट कैपेसिटी ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम एंड प्रेशर, डिफरेंस बिटवीन, तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी CV एंड Cp से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। Cv इज द हीट कैपेसिटी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, Cp इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इनके बीच में हमने रिलेशन निकालना सीखा था, है कि नहीं, इसके बीच में हमने क्या निकालना सीखा था, रिलेशन निकालना सीखा था। हमने ये देखा था कि Cp माइनस Cv जो है वो किसके बराबर होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर होता है। तो डिफरेंस बिटवीन heat capacity at constant volume and pressure is universal gas constant। क्या हो जाएगा इसका, क्वेश्चन 6 का ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राइट टेम्परेचर डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ हीट कैपेसिटी एंड हीट एनर्जी। ठीक है, टेम्परेचर का डिफरेंस हमको बताना है किसके टर्म्स में, हीट कैपेसिटी, ठीक है, यही था, हीट कैपेसिटी एंड हीट एनर्जी के बीच में। तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे आएगा, डेल टी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी, या फिर डेल टी इज इक्वल टू क्यू इंटू सी, डेल टी इज इक्वल टू सी अपॉन क्यू, या फिर डेल टी इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन सी। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 7 विच ऑप्शन इज करेक्ट, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू हीट एनर्जी अपॉन हीट कैपेसिटी। ठीक है, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन ए यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8, सो which of the following relation is true, gives energy, enthalpy, temperature and entropy। तो यहाँ पे बेसिकली हमको फॉर्मूला बताना है कि इनका रिलेशन किस तरीके से इसके थ्रू ट्रू है। तो G यानी कि गिव्स फ्री एनर्जी, H जो होता है वो इंथैल्पी है, T इज टेम्परेचर एंड S इज एंट्रोपी। सो G इज इक्वल टू H माइनस टी एस, G इज इक्वल टू H माइनस टी, G इज इक्वल टू H माइनस एस और G इज इक्वल टू माइनस टी एस। तो ट्रू रिलेशन बिटवीन गिव्स एनर्जी, इंथैल्पी, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी, तो सबके बारे में बताना है। तो देखो यहाँ पे क्या चीज़ मिसिंग है, यहाँ पे इंथैल्पी मिसिंग है एंड दिस इज नॉट द फॉर्मूला, यहाँ पे एंट्रोपी मिसिंग है, यहाँ पे टेम्परेचर मिसिंग है, और ये इनका करेक्ट रिलेशन है, G इज इक्वल टू इंथैल्पी माइनस टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी। ओके, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, reaction is
स्पॉन्टेनियस इफ गिव्स फ्री एनर्जी इज, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है अगर गिव्स फ्री एनर्जी कैसा हो? देखो, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तभी हो सकता है जब गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव हो, ये हमने ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ा था, है कि नहीं है? सो फॉर क्वेश्चन नंबर 9, ग्रेटर देन 0 हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी, इक्वल टू 0 मतलब 0 ही है, लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव वैल्यू, एंड इन्फिनिटी तो 1/0। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? यस, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। इफ गिव्स फ्री एनर्जी इज नेगेटिव देन इट इज स्पॉन्टेनियस, अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है देन इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है, तब वो खुद से काम नहीं करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, और ये थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट क्वेश्चन है। Decomposition of sodium chloride into a sodium ion and chloride ion release energy। तो NaCl का जो बॉन्ड है, ठीक है, वो तोड़ने के लिए क्या किया गया? इसको एनर्जी दी गई, क्योंकि एक लेटाइस बनाता है पूरा इस तरीके से NaCl का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको तोड़ने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, आयनिक बॉन्ड बनाएगा ये। तो क्लोराइड आयन रिलीज, तो क्या हुआ? 788 किलो जूल पर मोल, ठीक है। फिर ये किस में ब्रेक हो गया? ये Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा, और क्या रिलीज करेगा? 788 किलो जूल पर मोल की एनर्जी वो रिलीज कर रहा है ना। व्हाट इज द एनर्जी कॉल्ड? इस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? लेटाइस एनर्जी, ट्रांसलेशन एनर्जी, डाइल्यूशन एनर्जी, या फिर न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी। सो बेसिकली जब 1 मोल, ठीक है, जब 1 मोल हमारे पास कंपाउंड प्रेजेंट है, उसको उसका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए या फिर उसका बॉन्ड जोड़ने के लिए जितनी एनर्जी लगाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? लेटाइस एंथैल्पी या फिर लेटाइस एनर्जी कहते हैं। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि दिस इज अ लेटाइस, अब इसको तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी दैट इज द लेटाइस एनर्जी, दैट इज द लेटाइस एंथैल्पी। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यहाँ पे सारे के सारे हमने थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन कर लिए हैं। अब बारी है इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस करने की। चलिए, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन अ रिएक्शन इंक्रीज देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर हमने एक रिएक्शन का इंक्रीज कर दिया, ठीक, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना? देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इंक्रीज होगा, डिक्रीज हो जाएगा, रिमेन कांस्टेंट, या फिर मे इंक्रीज और डिक्रीज। यस, फॉर क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑप्शन इज करेक्ट? यहाँ पे पता है क्या होता है, आप अगर कंसंट्रेशन, जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है उसको आप चेंज कर दो, कम कर दो, ज्यादा कर दो, इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है कॉन्सेंट्रेशन से, राइट? तो रिमेन कांस्टेंट, उसको नहीं फर्क पड़ रहा कुछ भी, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो रिएक्शन में, राइट? सो फॉर क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया अकर थ्रू। अमोनिया के सिंथेसिस से ही हमें पता चला था कि रिएक्शन जो है, इक्विलिब्रियम जो रिएक्शन है उसका मतलब रुका हुआ नहीं होता है, अभी भी रिएक्शन कंटिन्यूएशन में है ना? तो किसने बताया था सिंथेसिस ऑफ अमोनिया अकर थ्रू, कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है? तो देखो, अमोनिया देखो कैसे बनता है, H2 प्लस N2 गिव NH3, रिएक्शन को बैलेंस कर दो, तो ये यहाँ पे हमने अमोनिया बना दिया, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हेबर प्रोसेस, द कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, या फिर हाइड्रोजन साइकिल। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हेबर प्रोसेस। क्यों? क्योंकि जिन साइंटिस्ट ने ये परफॉर्म किया था, ठीक है, उनका नाम क्या था? हेबर ही था, राइट? सो फॉर क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, डायनेमिक इक्विलिब्रियम मेनली कंसर्न अबाउट। डायनेमिक इक्विलिब्रियम किसके बारे में कंसर्न करता है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में, रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में, या फिर इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में? यस, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑप्शन इज करेक्ट? देखो, डायनेमिक इक्विलिब्रियम A प्लस बी, ठीक है, यहां से क्या बन रहा है हमारा? C प्लस डी बन रहा है, ठीक, मूवमेंट होते जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? इधर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होगा,
ठीक है, यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, हमें डायनेमिक रिएक्शन दिख रही है। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, डायनेमिक रिएक्शन दिख रही है। तो होने क्या वाला है, यहाँ पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन होगा एंड यहाँ पे नेट चार्ज इज इक्वल टू 0। हमें दिखेगा ही नहीं, रिएक्शन चल रही है बट हमारी आंखों से वो चीज हमको नहीं दिखती, वो चीज हमको कैसी दिखती है, रुकी हुई दिखती है। क्लियर है? तो बेसिकली हम क्या बोलेंगे इसके लिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है या फिर इरिवर्सिबल रिएक्शन है। सो दिस इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, दिस इज irreversible reaction. So for question number 13 option D is correct. Next है, if both the forward and reverse reaction rate are equal, यानी कि जिस रेट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उसी रेट से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहा है, इन द इक्विलिब्रियम इज सेट टू बी, तो वो किस टाइप का इक्विलिब्रियम होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मिक्सचर, स्टैटिक इक्विलिब्रियम या फिर न्यूटन इक्विलिब्रियम। यस, तो वो किस टाइप का इक्विलिब्रियम होगा। बेसिकली देखो, इक्विलिब्रियम कभी रुका हुआ नहीं होता है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। अगर ए से बी बन रहा है जिस तेजी से, उसी तेजी से बी से ए भी बन रहा है, मतलब ये तो कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, ये रुक कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं उसको हम कहेंगे ये तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट हैपन इफ Kc is greater than 10 raised to the power -3 in a chemical reaction। तो बेसिकली आपने 3 चीजें पढ़ी होगी यहाँ पे। ठीक है, वो 3 चीजें क्या थी, स्मॉलर देन दिस, ठीक है, नहीं Kc यहाँ पे क्या था, इज हाँ स्मॉलर देन ये +3 और Kc इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर, यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, और एक हमारा था दिस, तीनों को इक्वेट कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हमको क्या देखने के लिए मिला कि अभी भी रिएक्शन हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट आर प्रीडोमिनेंट, रिएक्टेंट्स आर प्रीडोमिनेंट। ठीक है, यहाँ पे तीनों इक्वेशन बनती है, तो रिएक्शन चलती रहती है, दैट मीन्स दिस इज अगेन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। फिर से ये क्या हो जाएगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम की कैटेगरी में ही आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट विल हैपन इफ QC इज ग्रेटर देन KC। तो इसके लिए मैंने आपको एक बात बताई थी, आप एक बना लो स्केल, और QC क्या होता है, रिएक्शन क्वेश्चन, KC इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो सेंटर पे मान लो कि ये हमारा KC है। अगर QC यहाँ कहीं पे आप निकाल रहे हो तो उसको KC तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आना पड़ेगा। अगर QC यहाँ कहीं है तो उसको KC तक पहुंचने में बैकवर्ड डायरेक्शन में आना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखो कि कह रहे हैं कि QC इज ग्रेटर, मतलब ये इधर है, तो उसको कहाँ जाना पड़ रहा है KC बनने के लिए, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है। तो सिंपल सी बात है, QC डिक्रीज टिल इक्विलिब्रियम, QC इंक्रीज टिल इक्विलिब्रियम, QC रिमेन कांस्टेंट एंड कैन नॉट से। तो यहाँ पे क्या होगा, QC डिक्रीज टिल इक्विलिब्रियम। ठीक है, QC यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा जब तक वो इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंच जाता है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, इफ H2 ठीक है इज 0.1 और जो यहाँ पे I2 है इज 0.20 मोलर एंड HI इज 0.40 मोलर इन द रिएक्शन। रिएक्शन है हमारे पास दिस, H2 प्लस I2 इक्विलिब्रियम 2HI। What is the value of QC? QC हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो QC कैसे निकालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो एज अ पावर यहाँ पे आ जाएगा, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ I2। तो HI की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0.40 का होल स्क्वायर अपॉन 0.10 एंड 0.20, ये है 0.10 एंड 0.20। तो यहाँ पे हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, यस इसका अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 1.6। ठीक है, और ये हमारा 0.20,
ठीक है, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 16/2 यानी कि 8. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 17 विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 17 के लिए यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है. चलो क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी? केपी और केसी में क्या रिलेशन है? यस, केपी और केसी में क्या रिलेशन है? तो एक रिएक्शन लिखे जरा हम, देखो H2 प्लस N2 इक्विलिब्रियम 2NH3. मान लो हमने ये रिएक्शन ले लिया, इसके लिए हम क्या निकाल रहे हैं? केसी निकाल रहे हैं. तो क्या निकालेंगे? NH3 का होल ट्वाइस अपॉन H2 का कॉन्सेंट्रेशन एंड N2 का कॉन्सेंट्रेशन. वहीं इसके लिए अगर हम Kp निकालते हैं तो ये क्या बनता? हमारे यहाँ पे कंसंट्रेशन की टर्म्स में पहले निकाल लो, P NH3 की पावर 2 अपॉन P H2 एंड P N2, यही हो जाता. और P NH3 इज इक्वल टू, हम इसको कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे? NH3 RT, मतलब यहाँ पे RT का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे भी RT का स्क्वायर हो जाएगा. और हम क्या करेंगे यहाँ पे? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट RT कर देंगे. तो अगर इसके रिलेशन की हम बात करें तो इसका फॉर्मूला बनता है KC इज इक्वल टू KP RT की पावर डेल NG. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हम यहाँ पे क्या करते हैं? लिखते हैं. क्लियर है? N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो ये इन दोनों को मिला के इनके बीच का रिलेशन बनता है. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 18 विच ऑप्शन इज करेक्ट? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन? उल्टा लिख दिया क्या? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc? इसको चेंज कर लो, Kp इज इक्वल टू Kc, ठीक है, RT की पावर डेल NG. क्लियर? सो फॉर क्वेश्चन नंबर 18 विच ऑप्शन इज करेक्ट? यहाँ पे हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, Kp जो है वो किसके बराबर है? Kc के बराबर है. साथ ही साथ यहाँ पे ये चीज एक्स्ट्रा आ जाएगी. ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन डी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कॉल्ड? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम क्या कहते हैं? सो बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द यूनिवर्सल लॉ, वी कैन से, जहाँ पे एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाता है. ठीक है, सो व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कॉल्ड? जैकब्स लॉ, फिक्स लॉ, एनर्जी लॉ या फिर नन ऑफ द मेंशन. सो इट इज कॉल्ड फिक्स लॉ. क्या कहते हैं इसको? हम फिक्स लॉ कहते हैं. एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 19. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एंट्रोपी? एंट्रोपी बेसिकली इज रेंडमनेस. ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा? ds इज इक्वल टू डी क्यू इंटू डी टी, डी एस इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी, डी एस इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी टी या फिर नन ऑफ दी मेंशन. सो एंट्रोपी इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर पर टाइम. ds इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी. फॉर क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है. तो इसी तरीके से हमने सारे के सारे 20 क्वेश्चंस यहाँ पे कर लिए हैं डिस्कस. आई होप कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, राइट. एंड जिन स्टूडेंट्स ने ये एग्ज़ाम मिस कर दिया है और नेक्स्ट टाइम चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम को दें, उनको सिंपल सा क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको फिल करना है ताकि आपकी नोटिफिकेशन हम तक आए, राइट. एंड एक और लिंक होगा व्हाट्सएप का, आप उसके थ्रू ग्रुप में एंटर हो सकते हैं क्लास 11th के. वहाँ पे आपको लाइव क्लास की इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. ठीक है, साथ ही साथ एग्जाम कब होगा, उसका सिलेबस क्या है, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी. ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही. आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा. अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो. बाकी का डिस्कशन विल डू इन नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच.